नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रविकांत सिंह और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 4 सांख्यिकी का बारंबारता बंटन सारणी और पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चीजें क्या होती हैं और एकदम बेसिक से ये वीडियो का पार्ट 2 है सांख्यिकी चैप्टर का। तो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखेंगे। अभी हम लोग जानते हैं कि बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो किसी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कैसे कैसे अंक प्राप्त किए हैं। 16, एक ने 18 प्राप्त किया, एक ने 22 प्राप्त किया, एक ने 30 प्राप्त किया, एक ने 32 प्राप्त किया, एक ने 18, फिर एक ने 32 प्राप्त किया है, फिर किसी ने 30 प्राप्त किया है, फिर उसके अगले ने 18 प्राप्त किया है, फिर 32, फिर 37, फिर 49, फिर 48, फिर एक ने 32 प्राप्त किया, फिर एक 22 प्राप्त किया, फिर एक ने 49 प्राप्त किया। ठीक है, ये सभी बच्चों के नंबर पता करके और ऐसे ही लिखे गए हैं। तो बारंबारता बंटन सारणी का यूज कैसे करना है ये हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो हम लोग एक सारणी बनाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो एक हम लोग टेबल बनाएंगे और टेबल की सहायता से अगर मैं पूछ दूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने 32 नंबर प्राप्त किए हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने 22 नंबर प्राप्त किए हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो हमको बार बार इसमें ढूंढना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो हम लोग अगर बारंबारता बंटन सारणी समझ लेते हैं तो उसको बनाना जान जाते हैं तो हमारे लिए ये चीज आसान हो जाती है। सांख्यिकी का मतलब ये होता है कि संख्याओं को हम लोग कम जगह में उसको लिखें और कम जगह से उसको ऐसे व्यवस्थित करके लिखें कि हम जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा निष्कर्ष तक प्राप्त कर पाएं। यहां लिख दो क्रम संख्या। ठीक है, यहां पर प्राप्त अंक मतलब, ठीक है, प्राप्त अंक, और यहां पर बारंबारता। ठीक, अब क्रम संख्या लिख दो। सबसे इसको देखो, ये जितने नंबर बच्चों ने प्राप्त किए हैं इसको लाइन से हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। देखो सबसे कम इसमें किसने पाया है, 16 नंबर। ठीक है, ठीक, अब देख लो 16 नंबर के कितने बच्चे हैं जिसने 16 प्राप्त किए, तो सिर्फ एक है। तो बारंबारता में हम लोग लिख देंगे यहां पर एक लाइन यहां पर खींच देंगे। 16 से बड़ा 18 है, 18 18 18 18। ठीक है, यानी कि 16 के बाद सबसे छोटा है 18। 18 कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, एक, या फिर एक लाइन खींच दो। ठीक है, यहां दो नहीं कर देंगे, एक खींच दिया, फिर एक लाइन खींच दिया, फिर यहां पर फिर एक लाइन खींच दो। ठीक, अब ये क्रम संख्या 1 था, ये दूसरे नंबर पर था, ये तीसरे नंबर पर। देखो 18 से बड़ा और सबसे छोटा इनमें कौन है, 22। 22 कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, 1 2 और कोई नहीं है। चौथे नंबर पे है 22 के बाद 30। ठीक है, 30 कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, ये बस। अब पांचवें नंबर पे है 32 कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, ये ठीक। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 37। छठे पे है 37 कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, एक ने। फिर 7वें नंबर पे है 48, सबसे छोटा। 48 कितने बच्चों ने प्राप्त किया, एक, और 49। 8वें नंबर पे है 49 कितनों ने प्राप्त किया है, 2। तो इससे हम लोग तुरंत प्राप्त कर सकते हैं कि किस, यहां पर मैं लिख दूं कि छात्रों की संख्या, तो हम तुरंत यहां से प्राप्त कर सकते हैं कि 16 नंबर एक बच्चे ने पाया, 18 नंबर 3 बच्चे ने पाया, 22 नंबर 2 बच्चे ने पाया, 30 नंबर 2 बच्चे ने पाया है, 32 नंबर 4 बच्चे ने पाया है, 37 नंबर 1, 48 1, 49 1। तो इस टेबल से हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि सबसे कम वो कितने बच्चे, सबसे कम नंबर प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, तो वो है एक बच्चा जो कि 16 नंबर
प्राप्त किया। सबसे अधिक अंक यानी 49 नंबर प्राप्त करने वाले यहाँ पर 2 बच्चे हैं। ठीक है, 49 अंक प्राप्त करने वाले 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं सबसे ज्यादा बार, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको सबसे ज्यादा बच्चों ने प्राप्त किया है, तो वो है 37। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बारंबारता बंटन सारणी आपको बनाने आ गया होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग और समझेंगे कि बारंबारता बंटन सारणी कैसे बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग पिक्टोग्राफ सीखेंगे। तो यहां पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि किसी शहर का 30 दिन का तापमान यहां पर आपको दिया हुआ है। ये पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का, और ऐसे ही ये 30वें दिन का तापमान आपको दिया हुआ है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर मैं पूछ दूं कि वह कौन सा तापमान है जो सबसे ज्यादा दिनों तक चला है, या फिर सबसे कम तापमान कौन सा था, सबसे ज्यादा तापमान कौन था, तो ये सारी चीजें हमको इससे प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा समय लगने वाला है। तो अगर समय लग जाएगा तो हमारे सांख्यिकी का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे, और आप देखेंगे कि कोई भी सूचना उससे हम लोग तुरंत कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे बारंबारता बंटन सारणी। उसके बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये चीज की आवश्यकता क्यों है और कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसको क्रिएट करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। उसके बाद हम लोग पिक्टोग्राफ भी सीखेंगे। तो बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। पहले क्रम संख्या लिखेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे तापमान, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है कितनी बार आया है, और यहां पर इसी का कितनी बार आया संख्या लिख लो, ठीक है। चलो क्रम संख्या 1 पर, इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है। छोटे से ही हम लोग शुरुआत करते हैं, या तो आप बड़े से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे छोटा इसमें देखोगे 10.2 है, यानी कि 10.2। अब 10.2 कितनी बार आया है, यहां से काटते भी रहो, फिर इसको काट दो, फिर इसको काट दो, फिर इसको काट दो, फिर इसको काट दो। अब ये 4 हो गया, इसको हम लोग काट देंगे पांचवी बार हम लोग क्या करते हैं, सीधा नहीं करते हैं, इसको काट देते हैं। इसको हम लोग एक झटके में देखकर बता सकते हैं कि ये 5 है, ठीक है। अगर ऐसे है तो हम लोग को गिनना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको हम लोग 5वें को ऐसे काट दे 5वीं वाली लाइन से, तो हम लोग झटके में बता देंगे कि जो कटता है वो 5वां होता है। तो 5वीं लाइन से हम लोग काट देते हैं, यानी कि ये हो गया 5। अब 10.2 और ढूंढो, इसमें कहां पर है, तो इसमें 10.2 एक यहां मिल गया, इसको काट के यहां लिख दो। 10.2 यहां मिल गया, इसको काट के यहां पर लिख दो, यानी कि सभी 10.2 को हम लोगों ने यहां पर लिख लिया है। क्रम संख्या 2 पर आते हैं। 10.2 से बड़ा कौन सा है, 10.3। तो 10.3 यहां पर लिख लो। कितनी बार आया है, इसको काट के यहां पर एक लिख लो, फिर 10.3, ठीक, और 10.3 हो गया, ठीक। तीसरा 10.4। 10.4 कहां कहां आया है, 10.4 ये रहा। चौथे पे 10.5 देखो, 10.5। यानी कि 4 बार कुल आया है। 5वें पे 10.6 देख लो, इसको काटा, फिर 10.6, 10.6 यहाँ आया है, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 5वां काट दो, ठीक है। फिर छठवें पे 10.7, ठीक है। हम लोग बढ़ते हुए क्रम में ही लिखेंगे ताकि हमको देखने में भी आसानी रहे। 10.7 कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, एक ये है, यहाँ खींच दो, एक ये है, यहाँ खींच दो। इसको ऐसे भी करते रहेंगे तो हमको और ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5वां है, तो इसको ऐसे काट दो,
फिर 10, फिर 7वें पे 10.8 कहीं है इसमें, 10.8 है। 10.8 कितनी बार आया है यहां पर, फिर इसको काट के यहां पर 2 बार, फिर 10.9 कितनी बार आया है, तो एक ये आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, ठीक। इसमें सब कट गया, ठीक है। तो इससे हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि 102 डिग्री 5 2 7 दिन रहा है, ये 3 दिन रहा है, ये 1 दिन रहा है, ये 4 दिन रहा है, ये 5 दिन रहा है, ये भी 5 दिन, ये 2 दिन और ये 3 दिन। तो मैं अगर पूछ दूं या फिर कोई भी इसमें से पूछ दे कि सबसे ज्यादा दिन तक ठहरने वाला तापमान कौन सा है, तो वो है 102 डिग्री। सब वह कौन सा तापमान है, सबसे जो न्यूनतम तक गया है वह 102 डिग्री है। अधिकतम तापमान कितना गया था, 109 डिग्री गया था, ठीक है। यानी कि और 102 के अलावा वह कौन सा तापमान है जो सबसे ज्यादा दिन रहा, तो 106 डिग्री और 107 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है। ये सभी तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में ये सभी तापमान लिखे हुए हैं। तो ये था बारंबारता बंटन सारणी बनाने का तरीका, और इससे हम लोग बहुत सारे चीजें हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे पिक्टोग्राफ क्या होता है। अब आते हैं आंकड़ों का चित्रारेख या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। चित्रारेख को ही पिक्टोग्राफ कहते हैं। हमारे भारत में या विदेशों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संख्याओं की समझ नहीं है, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। तो उनको अगर हमको कोई संख्यात्मक सूचना, कोई आंकड़ा देना होगा तो उसको हम लोग कैसे देंगे, इसीलिए पिक्टोग्राफ का आविष्कार हुआ। इसके माध्यम से हम लोग पिक्चर्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से किसी अनपढ़ व्यक्ति को या फिर ऐसे व्यक्ति को जो कि संख्याओं को देख नहीं पा रहा है, उसकी नजरें कमजोर है लेकिन वो चित्रों को देखकर समझ पा रहा है, तो उसको हम लोग सूचनाएं दे सकते हैं। जैसे एक दो उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अगर मैं कहूं कि किसी स्कूल में मोटरसाइकिल से कितने बच्चे आते हैं, तो मोटरसाइकिल से आते हैं 3 बच्चे, 3 बच्चे आते हैं, लेकिन 3 तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां पर दिखा दूं कि मोटरसाइकिल से 3 आए, स्कूल बस से आए, स्कूल बस से कितने आ गए, स्कूल बस से आए हैं, या फिर यहां पर स्कूल बस बना दो, ठीक, स्कूल बस बना दो, यहां पर मोटरसाइकिल बना दो, ठीक है, मोटरसाइकिल बना दो और यहां पर कार बना दो। तो कौन कैसे आ रहा है, अब स्कूल बस से आए हैं 17 बच्चे, तो 17 बच्चे यहां पर बना दो, ठीक है। तो इससे वो तुरंत समझ जाएगा, जितने भी बच्चे आ रहे हैं 17 बच्चे अगर मैंने लिखा, जितने भी अटे मैंने उतना बनाकर आपको बस समझाने के लिए बताया है। इससे वो तुरंत अनपढ़ आदमी या नजर का कमजोर आदमी भी समझ जाएगा कि स्कूल बस से सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से कम बच्चे आए हैं। तो यही होता है पिक्टोग्राफ द्वारा किसी चीज को प्रदर्शित करने का मोटिव। तो अब हम लोग एक दो उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि पिक्टोग्राफ द्वारा हम लोग कैसे प्रदर्शन करते हैं। अगर कोई प्रश्न है या फिर पिक्टोग्राफ द्वारा कोई चीज लिखी हुई है तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहां पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, वन महोत्सव में नेहा द्वारा लगाए गए पौधे। कोई वन महोत्सव चल रहा है जिसमें 1 सप्ताह तक हर एक स्टूडेंट को पौधे लगाने हैं, ठीक है। तो किस दिन नेहा ने रविवार को कितने पौधे लगाए हैं, 4 पौधे, सोमवार को 6 पौधे, मंगलवार को 8 पौधे, बुधवार को 3 पौधे, गुरुवार को 5 पौधे, शुक्रवार को 10 पौधे और शनिवार को 10 पौधे। ये एक टेबल का एक प्रारूप है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर इसको आपको पिक्टोग्राफ में शो करना है, ठीक है, तो इस टेबल को हम लोग पिक्टोग्राफ के द्वारा कैसे दिखाएंगे। तो जैसे यहां लिख दिए दिन, ठीक है, यह रविवार हो गया। इसी के हिसाब से हमने यहां पर एक टेबल बनाया। अब इसको हमको किसी चित्र के माध्यम से क्या करना है, प्रस्तुत करना है। तो यहां पर एक हम पौधा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एक पौधा बनाते हैं, इसके बराबर एक पौधा,
ये हम लोग पैमाना जरूर लिख देंगे। नहीं तो मान लो इसके बराबर अगर हम लोग 2 पौधा कोई समझ लिया तो क्या करेंगे, तो पैमाना यहां पर हम लोग जरूर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो रविवार को उसने 4 पौधे लगाए हैं, तो रविवार को उसने 1 2 3 4 पौधे लगाए हैं। सोमवार को उसने 6 पौधे लगाए हैं, तो सोमवार को इसमें हम लोगों ने 6 पौधे बना देंगे। ठीक है, ठीक। मंगलवार को उसने 8 पौधे लगाए हैं, तो इसमें 8 पौधे ठीक है। बुधवार को उसने 3 पौधे लगाए हैं, तो यहां पर 3 पौधे बना दो। गुरुवार को उसने 5 पौधे लगाए हैं, तो यहां 5 पौधे बना दो। शुक्रवार को उसने 10 पौधे लगाए हैं, और शनिवार को उसने 2 पौधे लगाए हैं। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं पिक्टोग्राम की मदद से कि कैसे इस आरेख को हम लोगों ने उसमें प्रस्तुत किया और कैसे उसने पौधे लगाए। तो इससे हम लोग चित्रों के द्वारा चीजों को समझते हैं, आंकड़ों को समझते हैं। इसका फायदा यह है कि हम लोग बहुत ही आसानी से बिना पढ़े तुरंत ही उसको देखकर ही समझ जाते हैं। दूसरी चीज इसमें दिक्कत ये आती है कि इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है या फिर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। हाथों से अगर बनाते रह जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए टाइम टेकिंग और बहुत ही सिरदर्द हो जाता है। तो इसके फायदे भी हैं अपने और अपने नुकसान भी हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग और समझेंगे कि पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन कैसे करते हैं। यहां पर उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि लिखा है एक पार्क में फूल के पौधों की संख्या। ठीक है, एक पार्क है और उसमें फूलों के पौधे बहुत सारे लगे हुए, जिसमें गुलाब के 300 हैं, गेंदा के 250 है, जूही के 100 हैं, डहेलिया के 150 पौधे हैं और रजनीगंधा के 450 पौधे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैसे पिक्टोग्राफ के द्वारा दिखाएंगे। तो पहले यहां पर पौधों के प्रकार लिख लो, यहां पर लिख लो गुलाब, ठीक है, फिर गेंदा, फिर जूही, फिर डहेलिया और फिर उसके बाद रजनीगंधा। ठीक, अब अगर हम एक फूल को यहां पर एक एक फूल को बनाने लगे तो 300 फूल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और उसको गिनने में फिर हमको समस्या आने लगेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहां पर 50 से सभी कट रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पर एक फूल बनाते हैं, ठीक है, और इसको कह देंगे ये 50 फूलों के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये एक 50 फूलों के बराबर है तो 300 में कितने ऐसे आएंगे। तो अगर हम लोग 6 बना दें तो गुलाब, ये 50 हो गया, ये 50 कितने हो गए 100, ये 150, ये 200, ये 300, 250, ये 300। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे दिखा दें, लेकिन यहां पर पैमाना हम जरूर लिखेंगे कि इसका मतलब होता है कितना, इसका मतलब बराबर 50 पौधे। ठीक है, यानी कि एक बार ऐसे बना दिए तो 50 पौधे, यानी कि 50 50 100 200 300। ऐसे ही गेंदा के 250 पौधे हैं। ठीक है, तो 5 250 यानी कि 50 एक है तो 5 हो जाएंगे 250। तो ऐसे ही फूल हम लोग बना देंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में क्या कर रहा हूं, बहुत सुंदरता पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। ठीक है, अगर जूही के 100 पौधे हैं तो हम लोग ऐसे, ठीक है, डहेलिया के 150 पौधे हैं तो ऐसे हम लोग 3, यानी कि ये हो गया 150 पौधे, और रजनीगंधा के 450 यानी कि 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टेबल को हम लोग इसी हिसाब से बनाएंगे कि आप पैमाना लिख देंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछ दे कि जूही के कितने हैं तो इस पैमाना से एक पौधा या एक बार इस चित्र का मतलब 50 पौधे तो 50 50 100 उसका उसने से गुणा कर देंगे। 2 बार है, इसमें 9 बार है तो 50 9 450 रजनीगंधा के पौधे हैं।
अगर कोई पूछ दे कि रजनीगंधा और गुलाब से कितने पौधों में अंतर है, तो ये कितना है, 9 है, और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 9 में से 6 घटाए 3, और 3 पौधे का मतलब एक का पौधे का मतलब 50, तो 3 का मतलब 150। तो हम इसमें से घटाकर जितना बचेगा उससे गुणा करके भी हम लोग बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर अभी तक आपको समझ में आ रहा है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और आगे का चैप्टर जिसमें हम लोग दंड आरेख सांख्यिकी का वो आखिरी चैप्टर होगा, आखिरी पार्ट होगा, तो उसके बारे में और ग्राफ पर कैसे हम लोग आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, तभी हमको पता चलेगा कि आगे वो वीडियो कब आ रही है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका वीडियो बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।